हेलो दोस्तों, मैं अंकित सर विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें कि देखते हैं रीजनिंग का कौन कौन सा सवाल आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं रीजनिंग का कौन कौन सा सवाल हमारे सामने है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका मिसिंग नंबर चैप्टर से सवाल है। तो देखिए सवाल नंबर आपका हो गया 3 में देखिएगा, ऊपर आपका दिया गया 93, उसके बाद है 27, फिर 63 और फिर क्या है 3। देखिए दोस्तों 27 और 63 को यदि आप आपस में जोड़ते हैं तो कितना आएगा आपका 90, और 93 में से यदि आप 90 को घटा देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 3। दूसरे फिगर में जब आप जाइएगा तो 37 और 38 को आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 75, और इस बॉक्स में है आपका 79 में से 75 जाएगा तो आपका बचेगा 4। कितने बच जाएंगे 4। यहाँ पे माइनस किया गया, 79 में से 75 क्या किया गया है माइनस, तो आपका आ गया 4। उसी प्रकार से अगले बॉक्स में आप जाइए तो 16 और 42 जब आप प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 58, और यहाँ पे आपका क्या है 67। अब 67 में 58 को माइनस करेंगे तो आपका क्या बचेगा, तो 9 बच जाएगा। आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं और क्या सवाल हमारे सामने है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 7 में क्या बोला गया कि यदि किसी माह का 4 तारीख मंगलवार है तो उस माह का 27 तारीख को कौन सा दिन होगा। क्या बोला गया कि किसी माह का 4 तारीख यानी कि 4 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा बाबू, तो 4 तारीख को बोला गया है। चलिए देखते हैं, बोला गया कि यदि 4 तारीख को मंगलवार है, 4 तारीख को मंगलवार है तो उसी माह का 27 तारीख कौन सा दिन होगा। तो चलिए देखिए, हमने आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि दिन जो होता है आपका 7 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट हो जाता है। यानी कि 7 दिन के बाद सप्ताह आपका क्या होता है, पूरा 7 दिन में ख़त्म होता है और उसके बाद फिर वही दिन आपका शुरू हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन में वही बोला गया, 4 तारीख को यदि मंगल है तो 4 के बाद 7 दिन आगे यानी कि 11 तारीख को आपका कौन सा दिन हो जाएगा, तो मंगलवार हो जाएगा। 11 7 18 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो फिर मंगलवार हो जाएगा। 18 के बाद फिर 7 दिन के बाद यानी कि 25 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 25 तारीख को भी आपका मंगलवार हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया कि बताइए 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो 25 के बाद 26 तारीख, और 26 के बाद फिर आपका कौन सा दिन हो जाएगा 27 तारीख। तो देखिए 26 को हो जाएगा बुध और 27 को कौन सा दिन हो जाएगा, तो गुरुवार हो जाएगा। आपका आंसर क्या चला जाएगा, गुरुवार। तो चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में है गुरुवार, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, गुरुवार। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कथन दिया गया है, कथन ए कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। क्या बोला गया, जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वह कुछ ऊपर उठ जाता है। कारण क्या दिया गया है, तो कारण में बोला गया कि सागर के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है। सही बात बोला गया है कि सागर का जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल के घनत्व से क्या होता है, अधिक होता है। और यही कारण है कि जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो वो थोड़ा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। तो अब देखते हैं इसके लिए कौन सा आंसर होगा, तो आंसर ऑप्शन ए में देखिए बोला गया ए और आर दोनों क्या है, सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या है। बिल्कुल सही बोल रहा है। बोला क्या गया कि ए और आर दोनों आपका क्या है, सत्य है, और आर जो है ए की सही व्याख्या है। यानी कि कथन ए जो है आपका, इसका सही व्याख्या कौन कर रहा है, तो कारण जो आर है। कारण क्या बताया गया है कि सागर के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है, इसलिए वह क्या होता है, थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में आपके सामने बोला गया कि भिन्न संख्या चुनिए। नंबर क्लासिफिकेशन चैप्टर से आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोला गया ऑप्शन ए में 256। ये 256 बाबू क्या है, तो 256 आपका 16 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, तो 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
256, ये ए क्या है आपका, 1 मिनट बाबू, ए जो है आपका क्या है 16 का स्क्वायर 256। उसके बाद देखिए आपके सामने है 289, 289 क्या है तो 17 का स्क्वायर है। उसके बाद देखिए बी नंबर में, तो बी नंबर में है आपका 324 और ये 324 क्या है तो 18 का स्क्वायर है। और ये 216 जो आप देख रहे हैं ये 6 का क्यूब है, क्या है 6 का क्यूब, यानी कि ए नंबर 256, 324 और 289 क्या है तो ये सभी किसी अंक का स्क्वायर है, जबकि आपका 216 जो है वो क्या है 6 का क्यूब है। तो इसलिए आपका आंसर क्या चला जाएगा डी नंबर, चूंकि ये तीनों एक समान है, तीनों स्क्वायर है, जबकि डी नंबर आपका क्या है क्यूब है, तो आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या बोला गया है। तो देखिएगा, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, क्वेश्चन को थोड़ा आगे पीछे करके ढूंढना पड़ता है कौन सा क्वेश्चन है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है आपका स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट चैप्टर से सवाल पूछा गया है। कथन आपका दिया गया कि क्या भारत में मतदाता होने के लिए साक्षरता की न्यूनतम कसौटी होनी चाहिए। दोस्तों क्या है ना कि कथन और तर्क से जो सवाल आपको पूछे जाते हैं उन सवालों में विद्यार्थी के दिमाग में ये रहता है कि जो निगेटिव आर्ग्यूमेंट है वो गलत हो जाता है और पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है सही हो जाता है। जनरली विद्यार्थी यही सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तर्क कोई भी हो, चाहे वह पक्ष में हो या फिर विपक्ष में हो, किसी मुद्दे का या तो आप पक्ष लेंगे या फिर क्या करेंगे उसका विपक्ष में बोलेंगे। तो वो कोई भी मुद्दा यदि आपका ठोस है, तर्क आप जो दे रहे हैं चाहे वो आप निगेटिव में दें या पॉजिटिव में दें, वो मजबूत होना चाहिए, और जो तर्क मजबूत हो वही आपका क्या होगा आंसर के रूप में जाएगा। तो कभी ये मत सोचिए कि जिसमें नहीं लगा हुआ है वह तर्क आपका क्या हो जाएगा कमजोर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए देखते हैं, कथन में बोला गया कि क्या भारत में मतदाता होने के लिए साक्षरता की न्यूनतम कसौटी होनी चाहिए। आपके कथन पे ये बोला गया कि भारत में मतदाता होने के लिए साक्षरता की न्यूनतम कसौटी होनी चाहिए। तर्क क्या कर रहा है, तर्क नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि नहीं, किसी व्यक्ति की राजनीति परिपक्वता की गारंटी केवल साक्षरता ही नहीं है। चलिए ये भी बात सही है, क्या बोल रहा है कि सिर्फ राजनीति परिपक्वता की गारंटी केवल साक्षरता नहीं हो सकती है। बहुत सारे हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनका जो किसी भी मुद्दे पर अपना एक विचार होता है वो अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो लोगों के लिए मस्तिष्क जो है ऐसा नहीं है कि साक्षरता उसमें होगी तभी वो राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपक्व होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपका तर्क नंबर 1 भी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तर्क नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि हाँ, निरक्षर लोगों को राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति एवं दल के अभ्यर्थी का चयन करने में कम समझदारी रहती है। ये भी तर्क आपका क्या है सही है। जो आदमी कम पढ़े लिखे हुए हैं, जिनके पास साक्षरता की कमी है, तो उनमें दल या व्यक्ति विशेष को चुनने में समझदारी क्या होती है थोड़ी कम होती है। तो इसके कारण ये कह रहा है कि हाँ इसको आप लागू कीजिए। क्यों? क्योंकि निरक्षर लोगों को राजनीतिक रूप से किसी व्यक्ति एवं दल के अभ्यर्थी का चयन करने में कम समझदारी रहती है। ये भी तर्क अपने अनुसार क्या है सही है। तो कथन के अनुसार 2 नंबर भी तर्क आपका क्या चला गया सही चला गया है। तो आपका तर्क 1 तथा 2 आपका क्या है दोनों सही है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 तथा 2 दोनों सही है। क्या चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, 1 तथा 2 दोनों सही है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल मेरा क्या है। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। आपका एक शेयर हमारी टीम का हौसला कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए क्या बोला गया। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि विषम शब्द चुने। विषम शब्द चुने यानी कि आपको 4 ऑप्शन में 4 शब्द दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि विषम शब्द यानी कि 4 में से 3 क्या होगा एक समान होगा, जो उन तीनों से अलग होगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। तो देखते हैं क्या सब है। तो आप देखिए पहले वाले में क्या दिया गया KNPS। तो सबसे पहले सभी लेटर का क्या करेंगे हम पोजीशन लिख लेंगे। तो देखिए K का पोजीशन क्या होता है तो K का 11, N का क्या हो जाता है तो N का हो जाता है 14, P का हो जाता है आपका 16, उसके बाद देखिए S का हो जाता है 19, उसके बाद M का पोजीशन आपका 13, P का पोजीशन 16, R का पोजीशन 18 और U का पोजीशन हो जाता है 21। चलिए देखते हैं
यू का पोजीशन कितना 21, आर का पोजीशन आपका हो जाएगा 18, उसके बाद यू का 21, डब्लू का हो जाएगा 23 और जेड का हो जाएगा 26। अब देखिए पी का पोजीशन, तो पी का हो जाता है 16, आर का 18, एस का हो जाएगा 19 और यू का हो जाएगा 21। चलिए देखते हैं क्या अंतर है। तो 11 3 14, 14 2 16, 16 3 19, यानी कि पहले 3 प्लस किया जा रहा है, उसके बाद 2 और फिर क्या किया जा रहा है 3। आगे देखते हैं क्या है, पहले क्या किया गया है। तो देखिए 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 16 और 16 के बाद क्या है 19। ये आपके पोजीशन लेटर के हैं। अब देखिए 11 और प्लस 3 कितने हो जाएंगे 14, 14 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 16 और 16 प्लस 3 क्या हो जाएगा 19, यानी कि एक बार प्लस 3 फिर प्लस 2 और प्लस 3। चलिए आगे देखते हैं वही नियम चल रहा है कि नहीं। तो 18 3 21, 21 2 23, 23 3 कितने हो जाएंगे 26। इसमें भी देखिए क्या है, तो 18, 18 के बाद है आपका 21, 21 के बाद फिर दिया गया है 23 और उसके बाद क्या है 26। देखिए अंतर, तो 18 3 प्लस 3 21, 21 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 23 और 23 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 26। वही नियम चल रहा है। अब देखिए सी नंबर में, तो 13 3 16 क्या दिया हुआ है 13, 13 के बाद है 16, 16 के बाद 18 और 18 के बाद क्या है 21। तो यहाँ पर भी देखिए क्या है +3, 13 3 16, 16 2 18 और 18 3 21, यानी कि +3 +2 +3 चल रहा है। अब देखिए डी नंबर में दिया गया है क्या आपको, तो 16, उसके बाद क्या है 18, 18 के बाद आर 18 हो जाता है, एस का पोजीशन 19 और यू का पोजीशन हो जाता है 21। देखिए क्या है, तो 16 + 2 18, 18 1 19 और 19 2 21, यानी कि ये जो आपका है ऑप्शन नंबर डी में ये क्या हो जाएगा, इन तीनों से अलग हो जाएगा। सभी में चल रहा है +3 +2 +3, इसमें क्या है +2 +1 +2। तो आपका डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर में चला जाएगा। PRSU उन तीनों से अलग है। चलिए देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 35 में, क्वेश्चन नंबर 35 आपका क्या है, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट चैप्टर से ही पूछा गया है। दोस्तों ये जो एनालिटिकल रीजनिंग का जो भी चैप्टर है आपका, चाहे स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट हो, स्टेटमेंट एजम्पशन हो, कोर्स ऑफ एक्शन, काउज एंड इफेक्ट, ये जो चैप्टर हैं जो बीते दिनों रेलवे के एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। मेरा कोशिश है कि अगली सप्ताह में आपको इन सभी चैप्टरों का मैं बेसिक पहले आपको बता लूँ, फिर सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगा। क्योंकि 1-2 क्वेश्चन से आपका ये चैप्टर क्लियर नहीं होगा, आपके अंदर कन्फ्यूजन रह जाएगी। तो देखते हैं अगले सप्ताह में इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँगा। उससे पहले मैं लॉजिकल रीजनिंग का साइलोगिज्म चैप्टर स्टार्ट करूंगा और फिर आपका एनालिटिकल रीजनिंग, जिसमें आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन और काउज एंड इफेक्ट, ये 4 चैप्टर आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये चारों चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि क्या भारत के सभी सरकारी कार्यालयों में केवल सरकारी कर्मचारी के बच्चों को ही सरकारी नौकरी देने का नियम लागू किया जाना चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि कथन में बोला गया कि क्या सरकारी कार्यालयों में सरकारी जो कर्मचारी हैं उनके बच्चों के लिए ही नौकरी किया जाना चाहिए। अब बताओ, इतना जो पटना में, दिल्ली में, लखनऊ, इलाहाबाद सभी जगह रहकर विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, जो लाखों का लाख रुपया खर्चा कर दिए हैं, दिन में एक बार खाकर वो पढ़ाई करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा अगर ये कथन आपका सही हो जाए तो ये जो कथन है आपका उसको सोचिए और उसके अनुसार ही आपको तर्क देना है, ना कि अपने अनुसार। मैंने ऐसे ही मजाक में आपको बोल दिया कि मेहनत करने से क्या होगा, आपको नौकरी लेना ही लेना है। चलिए देखते हैं तर्क क्या कहता है। तो तर्क कहता है कि नहीं, इससे बहुत से योग्य व्यक्तियों का अवसर से विमुख होना पड़ेगा और आगे चलकर सरकार को हानि उठानी पड़ सकती है। सही बात है। अगर सिर्फ सरकारी कर्मचारी के बच्चों को ही नौकरी दिया जाए तो ज़रा सोचिए उसके बच्चे क्या होंगे, मेहनत नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं। क्योंकि उनको मालूम है कि अगर हमारे पिताजी नौकरी में हैं तो हमें भी नौकरी क्या होगा, मिल जाएगा, तो उसे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। और जिनके अंदर प्रतिभा है, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो हर चीज़ों को बारीकी से समझते हैं, वो क्या होंगे, इनसे अलग हो जाएंगे, इनको नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो इससे किसको हानि होगा, तो इससे सरकार को हानि होगा।
तो आपका तर्क नंबर 1 क्या हो जाएगा? तर्क नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तर्क नंबर 1 आपका सही हो गया। तर्क नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, कहता है कि नहीं, यह समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है तथा क्या सरकार का अपने सभी नागरिकों के प्रति दायित्व नहीं है? बिल्कुल है। सरकार का दायित्व क्या है कि आप सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोगों को एक नज़र से देखेंगे। समता का जो, असमानता का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ ये बातें बोल रहा है। कैसे? तो अगर सिर्फ सरकारी कर्मचारी के बच्चों को ही नौकरी दिया जाएगा तो जितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं वो क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। तो ये क्या है? तर्क नंबर 2। तर्क नंबर 2 भी आपका क्या है? सही है। ये भी देखिए निगेटिव में बोला है तर्क, लेकिन ये भी क्या है? आपका मजबूत है। इस कथन के अनुसार बोला कि नहीं, यह समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है तथा क्या सरकार का अपने सभी नागरिकों के प्रति दायित्व नहीं है। तो यह भी क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा आपका। तो दोस्तों ऐसा है कि अभी कुछ दिनों पहले एसएससी और रेलवे का जो एग्ज़ाम में लेट हो रहा था, रिजल्ट नहीं आ रहा था, इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे आंदोलन किए गए आप लोगों के द्वारा, और जिसका नतीजा ये हुआ कि रेलवे बोर्ड ने तुरंत डेट आपका जारी कर दिया कि 15 दिसंबर से हम एग्ज़ाम लेने जा रहे हैं। तो ये आपका पावर है, आप जो पढ़ते हैं, आपका जो मेहनत है, उसी का नतीजा है कि सरकार को आपके विरोध के सामने सरकार को क्या होना पड़ा? झुकना पड़ा। तो आप लोग अपने अंदर एकता लाइए और मेहनत जी तोड़ कीजिए ताकि आपके सामने सभी रिजल्ट आपके हाथों में रहें। चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 आपका हो गया है। अब देखिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या है? साइलोगिज्म चैप्टर से है। कथन में बोला गया कि कुछ लड़की सुंदर है। कथन में क्या बोला गया बाबू? तो कथन में बोला गया कि कुछ लड़की, ये हो गया लड़की, लड़की बोला गया कुछ लड़की सुंदर है, यानी कि लड़की कुछ क्या है? सुंदर है। अब आगे क्या बोला गया है? तो देखिए बोला गया रानी एक लड़की है। क्या बोला गया? रानी एक लड़की है। अब देखिए लड़की तो यहाँ है, लड़की क्या है? रानी क्या है? एक लड़की। तो रानी को हम क्या करेंगे? लड़की के अंदर रखेंगे। अब देखिए सवाल, ये जो जगह है आपका कौन सा जगह है? विवादित जगह है। विवादित जगहों में आपको नहीं जाना है, रानी को कहाँ रखना है? बाहर रखना है। चलिए अब देखिए निष्कर्ष क्या कर रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका कह रहा है कि रानी सुंदर है। चलिए ये तो हमें पता है कि कुछ लड़की जो है वह आपका क्या है? सुंदर है। कुछ लड़की क्या है? सुंदर है। और रानी क्या है? एक लड़की है। तो रानी जरूरी नहीं है कि रानी भी सुंदर हो। अगर यही होता कि सभी लड़की सुंदर है, जब सभी लड़की सुंदर होती और रानी एक लड़की है तो रानी भी क्या हो जाती? सुंदर हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ लड़की सुंदर है। तो हो सकता है कि रानी सुंदर हो भी जाए या फिर रानी सुंदर नहीं हो। ये निश्चित है कि रानी एक लड़की है, लेकिन रानी सुंदर होगी ये आपका निश्चित नहीं है। इसलिए निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखिए क्या है। तो निष्कर्ष नंबर 2 में निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष नंबर 1 था आपका कि रानी सुंदर है। तो देखो बाबू, रानी एक लड़की है ये स्पष्ट है, और बोला गया कि कुछ लड़की सुंदर है। कुछ लड़की सुंदर है, तो वो कुछ लड़की में रानी आ जाए ये जरूरी तो नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निष्कर्ष नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा। और निष्कर्ष नंबर 2 में बोला कि रानी सुंदर नहीं है। तो मैंने पिछले क्लास में भी आपको बतलाया था कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में निगेटिव आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? गलत होते हैं। और यहाँ पर हमें स्पष्ट नहीं है कि रानी सुंदर है या फिर नहीं है। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और पिछले क्लास में ही हमने आपको बतलाया था कि जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को देखिए, यहाँ रानी सुंदर नहीं है, क्या है आपका? निगेटिव है। रानी सुंदर नहीं है, और ये पहला नंबर निष्कर्ष आपका क्या है? पॉजिटिव है। मैंने आपको बतलाया था कि जब भी कोई निगेटिव कंक्लूजन गलत हो जाए तो उस निगेटिव कंक्लूजन को वैसे पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ कंपेयर करेंगे जिसका कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? तो रानी सुंदर है, और इसमें क्या है? तो रानी सुंदर नहीं है। मुद्दा क्या है? तो मुद्दा एक ही है, एक ही बारे में बोला जा रहा है। एक में बोल रहा है कि रानी सुंदर है और दूसरा क्या कर रहा है? कि रानी सुंदर नहीं है। तो अब देखिए जब दोनों गलत हो जाए तो क्या करना है? आपको आइदर का केस बनेगा। और आइदर के लिए क्या नियम हमने बतलाया था? तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव। देखिए एक निगेटिव एक पॉजिटिव, दोनों का दोनों गलत, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? तो दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। तब इन दोनों के बीच में क्या बनेगा? आइदर का केस बनेगा।
और मेरा आंसर जाएगा या तो एक अनुसरण करता है या फिर दो अनुसरण करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला, या तो एक या दो सही है। दोनों सही है नहीं है, और दोनों अपने जगह पर क्या है, गलत है। लेकिन इन दोनों में क्या हो रहा है, आइदर का केस, या तो रानी सुंदर होगी या फिर रानी सुंदर नहीं होगी। तब क्या हो जाएगा आपका आंसर, या तो एक सही है या फिर दो सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 में आपका वर्ड एनालॉजी से चैप्टर से सवाल पूछा गया है। तो पिछले क्लास में भी हमने बतलाया था कि भाग 1 का 2 से जो संबंध, भाग 1 का 2 से जो संबंध होगा वही भाग 3 का किससे होना चाहिए, तो 4 से होना चाहिए। किससे होना चाहिए बाबू, तो 4 से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग 1 का 2 से बोला गया मच्छर और मलेरिया। मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी स्पष्ट नजर आ रहा है, तंबाकू और कैंसर। तंबाकू खाने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। तो इन दोनों में वही संबंध है जो पहला और दूसरे के बीच में है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भाग 2 में तंबाकू और 3 में क्या चला जाएगा, कैंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 आपका हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 43 कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से पूछा गया है और आपको बोला गया कि किसी सांकेतिक भाषा में जी, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है। किसी सांकेतिक भाषा में बोला गया है कि GER GERMANY को TRINZMB लिखा जाता है, तो उसी भाषा में FRANC को क्या लिखा जाएगा, यही पूछा गया। तो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर जब टाइप आपका रहे तो क्या करना है, लेटर का पोजीशन लिख लेना है। तो चलिए लेटर का पोजीशन लिखिए। तो देखिए क्या है, जी का पोजीशन हो जाता है आपका 7, जी का पोजीशन 7, ई का पोजीशन 5, आर का पोजीशन 18, एम का पोजीशन 13, ए का पोजीशन 1, एन का पोजीशन 14 और वाई का 25। चलिए आगे देखते हैं। टी का हो जाएगा 20, आर का 18, आई का 9, एन का हो जाएगा 14, जेड का हो जाएगा 26, एम का 13 और बी का हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं क्या अंतर है। तो इनको जब आप देखिए, लगता है यहाँ पर एक अक्षर आपका गलत हो गया है। चलिए देखते हैं, आर TR, उसके बाद है आपका F। कितने का अंतर चल रहा है, तो 20 और 7 27, दोनों का योग कितना है, 27। चलिए आगे देखते हैं, इन दोनों का योग कितना है, 18 और 9 आपका कितना हो जाएगा, 27। चलिए यहाँ पर जो बाबू ई है, ये ई नहीं होगा, यहाँ पर क्या लेटर होगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। 18 8। उसके बाद देखिए, चलिए आगे देखते हैं, एम और एन इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 27। उसके बाद 1 और जेड का 26 1 कितना हो जाएगा, 27। 14 और 13 कितने हो जाएंगे, तो 27। और वाई और बी कितने हो जाएंगे, 27। यहाँ जो आपका ई लेटर दिया गया है, चलिए इसको देखते हैं। यदि हम, तो ई का पोजीशन कितने हैं, 5, और आर का पोजीशन कितना है, तो टी, आर का पोजीशन ये कितना है, 18। 18 और 5 कितने होते हैं, 23। तो देखते हैं दूसरा आपका क्या है, आपका आर, और आर का पोजीशन क्या होना चाहिए था, ई होना चाहिए था कोड, लेकिन ई किसी भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए हम इसको ये मान लें कि यहाँ जो लेटर है इसका कौन सा लेटर होना चाहिए, तो आई होना चाहिए। गलती से टाइप होकर क्या हो गया है, ई हो गया है। तो क्या किया गया है इसमें कि अपोजिट लेटर को कोडिंग किया गया है, यानी कि एक वाई का अपोजिट लेटर बी, एन का अपोजिट लेटर एम, ए का अपोजिट लेटर तो जेड, एम का अपोजिट लेटर एन। तो उसी प्रकार से जब हम कोड करेंगे तो एफ का पोजीशन होता है 6, अपोजिट लेटर का पोजीशन का योग कितना होता है, 27। तो एफ का पोजीशन है 6, तो 6 अपोजिट लेटर क्या हो जाएगा इसका, तो यू हो जाएगा। क्या होगा बाबू, यू। आर का अपोजिट लेटर हो जाएगा आई, ए का अपोजिट लेटर हो जाएगा जेड, एन का अपोजिट लेटर हो जाएगा आपका एम, और सी का अपोजिट लेटर होगा एक्स, और ई का अपोजिट लेटर हो जाएगा
भी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन आपका जा रहा है, यू आई जेड, तो देखिए यू आई जेड एम एक्स भी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ जो है ये ई लेटर, ये आपका या तो इसमें सुधार होगा या फिर इसमें सुधार हो सकता है। ई के बदले यहाँ पर क्या होना चाहिए, टी भी होना चाहिए, और यहाँ पर क्या टाइप हो गया है, आर टाइप हो गया है, तो ये गलत है, यहाँ पे वो सही है, यहाँ क्या हो जाएगा, आर नहीं होकर भी होगा, तब जाकर आपका कोडिंग तैयार होता है, अपोजिट लेटर कोड किया गया, तो आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। कभी कभी थोड़ा मिस्टेक हो जाया करता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। चलिए देखते हैं, आगे से कोशिश रहेगी कि किसी प्रकार का कोई त्रुटि नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, बोला गया कि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो सबसे पहले आप क्या करें कि दिशा को समझ लें, क्या करें, दिशा को समझें। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको बतलाया था, फिर से आप एक बार समझ लीजिए। तो दिशाएं क्या होते हैं आपके, 4 होते हैं टोटल। जैसे कि ऊपर का दिशा आपका कौन सा होगा, नॉर्थ, नीचे हो जाएगा साउथ यानी कि दक्षिण, दाएं आपका हो जाएगा ईस्ट, और बाएं कौन सा दिशा हो जाएगा, वेस्ट। अब देखिए बाबू होता क्या है कि नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, नॉर्थ से जब आप 90 डिग्री पर मुड़ते हैं, जैसे देखिए मेरा एक हाथ क्या है, सामने है, और एक दूसरा हाथ क्या है, बाईं ओर है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या है आपका, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये जो दिशा है ये पश्चिम दिशा, और ये कौन सा दिशा है, दक्षिण दिशा। तो पश्चिम से 90 डिग्री हम एंटी क्लॉक चलेंगे तो कौन सा दिशा आएगा, तो दक्षिण दिशा। उसी प्रकार क्या होता है कि नॉर्थ में जब चेहरा व्यक्ति का हो और वह व्यक्ति 90 डिग्री पर मुड़े, कितने डिग्री पर, 90 डिग्री पर, और वह 90 डिग्री मुड़ना कौन सा होना चाहिए, तो क्लॉकवाइज होना चाहिए। क्लॉकवाइज यदि कोई व्यक्ति 90 डिग्री मुड़ता है तो उसका जो दिशा प्राप्त होगा वह कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ईस्ट से फिर 90 डिग्री यदि क्लॉकवाइज मुड़ता है तो साउथ में चला जाएगा, और साउथ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री मुड़ने पर उसका चेहरा वेस्ट में होगा, और वेस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ने पर उसका चेहरा पुनः नॉर्थ में चला जाएगा। अब देखिए सवाल में क्या बोला गया, तो सवाल में बोला गया किसी घड़ी में 3 बजे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर हमने एक घड़ी बना लिया। अब देखिए घड़ी में कितने बजे हैं, तो घड़ी में बजे हैं आपके 3, यानी कि यहाँ देखिए 12, 6, उसके बाद 3, और यहाँ हो गया आपका 9। बोला गया कि किसी घड़ी में 3 बजे हैं, कितने बजे हैं, 3। चलिए देखिएगा, बोला गया किसी घड़ी में 3 बजे हैं, यदि घंटे वाली सुई, क्या बोला गया कि यदि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है, यानी कि घंटे वाली सुई तो आपका ये है, और ये दिशा कौन सा दिशा बोल रहा है, तो दक्षिण दिशा बोल रहा है, यानी कि ये दिशा हो गया आपका साउथ। और साउथ से देखिए 90 डिग्री, ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज हम चलेंगे तो कौन सा दिशा होगा, साउथ। और साउथ से यदि 90 डिग्री हम एंटी क्लॉक चल देंगे, ये हो गया आपका एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक चलेंगे तो हमारा दिशा कौन सा हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखिए व्यक्ति का चेहरा भी किस दिशा में है, तो साउथ में है, यानी कि घड़े के घंटे वाली सुई किस दिशा में है, साउथ में। क्वेश्चन के अनुसार अब पूछा जा रहा है कि मिनट का सुई किस दिशा में होगा, तो देखिए साउथ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर जो आपका दिशा होगा वो दिशा कौन सा हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, वेस्ट। और वेस्ट से फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर आपका दिशा हो जाएगा नॉर्थ, और नॉर्थ से क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलने पर दिशा आपका हो जाएगा ईस्ट। और साउथ से एंटी क्लॉक 90 डिग्री मुड़ने पर आपका दिशा कौन सा होता है, ईस्ट हो जाता है। आपका आंसर यानी कि चला जाएगा पूरब, ऑप्शन नंबर सी। मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी, तो मिनट वाली सुई पूरब दिशा में, चूंकि दिशा क्या हुआ है, बदल दिया गया। बोला गया कि घंटे वाली सुई दक्षिण दिशा में है तो मिनट वाली सुई किस दिशा में होगी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं और देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में फिर वही आपका नंबर एनालॉजी से सवाल है, और मैंने पिछले क्लास में अभी भी बताया भाग ए का 2 से जो संबंध होगा वही भाग 3 का किससे होगा, 4 से। अब देखिए 2 का जो 1 से होगा वही क्या होगा, 3 का 4 से। अब देखिए पहले क्या आपको अंक दिया गया है, तो दिया गया 68 के बाद आपको दिया गया 130, फिर आपको पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सा अंक होगा, और अगला अंक आपका क्या है 350। अब देखो बाबू क्या किया गया है, तो यहाँ पर 68 है
तो 68 जो अंक है आपका क्या है, किसके बराबर है, तो 68 आपका देखिए 4 का क्यूब कितने हो जाते हैं, 4 का क्यूब 64, अब प्लस कितना है 4, 4 का क्यूब प्लस 4 कितने हो गए 68। उसके बाद देखिए 5 का क्यूब प्लस कितने हैं 5, तो कितने हो जाएंगे 130। अब देखिए यहाँ जो 350 है आपका किसके नज़दीक है, तो 7 का क्यूब कितना होता है 243, और प्लस 7 कितने हो, ये 343, अब प्लस 7 कितने हो जाएंगे 350। अब देखिए 7 का क्यूब यहाँ क्या है 5 का क्यूब, तो क्या लिया गया है 4 का, यानी कि -1 है, तो 7 का क्यूब तो यहाँ क्या हो जाएगा 6 का क्यूब प्लस 6, तो 6 का क्यूब आपका हो जाता है 216, कितने हो जाते हैं 216 प्लस कितना हो जाएगा 6, यानी कि 222। जिस भी ऑप्शन में 222 होगा वही आपका क्या होगा उत्तर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में आपका फिर से क्या है पासा का सवाल है, और बोला गया कि नीचे एक पासे के 2 प्रारूप दिए गए हैं, अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना कि जब पासा का तीनों 2 व्यू दिया गया हो, कितने व्यू रहे 2 व्यू रहे, और उन दोनों व्यू में कोई भी एक अंक आपका कॉमन रहे, कितने अंक कॉमन हो 1 कॉमन, तो आपको क्या करना है समान अंक के विपरीत में, ध्यान रखिएगा किसके विपरीत में, तो समान अंक के विपरीत में वही अंक आएगा। देखिए समान अंक इन दोनों में कौन है, तो 4, तो 4 के विपरीत में वही अंक आएगा जो इन दोनों व्यू में लिखा हुआ नहीं है। बताइए कौन सा अंक है जो नहीं लिखा हुआ। किसी भी पासे पे कितना अंक रहता है, तो 1 रहेगा या 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, और क्या रहेगा 6, 1 से 6 तक 6 सतह होते हैं, तो यही तो अंक रहता है आपके पासा पर। तो अब देखिए जब 2 पासा का 2 प्रारूप हो और उन दोनों में क्या हो एक अंक आपका कॉमन हो, तो आपको क्या करना है जो अंक आपका समान है उसके विपरीत में वही अंक आएगा जो दोनों व्यू पर लिखा हुआ नहीं है। बताइए दोनों व्यू में कौन सा ऐसा अंक है जो लिखा हुआ नहीं है, तो अंक 2 आपका दोनों में किसी पर लिखा हुआ नहीं है, यानी कि 4 के विपरीत में क्या चला जाएगा, तो 4 के विपरीत में आपका 2 चला जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, जो अंक समान रहे वहाँ से आपको क्लॉकवाइज चलना है। तो 4 से जब हम क्लॉकवाइज चलेंगे तो देखिए 4 से क्लॉकवाइज चलने पर अगला अंक कौन सा आता है, तो अगला अंक आ जाता है आपका 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। अब 5 के विपरीत में क्या होगा, तो देखिए 4 से अगला क्लॉकवाइज कौन है यहाँ पर, तो 4 के बाद अगला क्लॉकवाइज 3 है, तो यहाँ 5 के विपरीत में कौन सा अंक होगा 3 हो जाएगा। फिर 5 से आगे क्लॉकवाइज जब हम चलेंगे तो देखिए 5 से आगे क्लॉकवाइज हमारा कौन सा अंक है, तो 6 है, 6 के विपरीत में कौन सा अंक, तो फिर वहाँ 3 से आगे चलेंगे, अब इससे अगला क्लॉकवाइज आपका कौन सा हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि 6 के विपरीत में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब देखिए तीनों विपरीत जोड़ा आपको प्राप्त हो गया। आपसे सवाल पूछा गया अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो अंक 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, अंक 5 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल पर हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, बोल रहा है कि विषम शब्द चुने, क्या बोला गया विषम शब्द चुने। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा शब्द दिया गया है। शब्द देखिए ए में है छिपाना, सी में है ढकना, और डी में क्या है गुप्त रखना, और बी में है आपका प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों आपका क्या है एक समान है। तीनों का मतलब क्या होता है छुपाना, यानी कि ए में छिपाना, डी में ढकना मतलब दूसरा कोई नहीं देखेगा, और डी में भी क्या है गुप्त रखना। लेकिन बी में क्या कर रहा है, बी कह रहा है आपका प्रकट करना, यानी कि आप उसको प्रदर्शित कर दीजिए। तो वो तीनों से क्या है आपका अलग है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल को क्वेश्चन नंबर 56 में। तो क्वेश्चन नंबर 56 में देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 56 में बोला कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, तो बाएं छोर से 17वें अक्षर के दाहिने 5वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन होगा। तो चलिए बाबू देखते हैं, यदि बाएं छोर से क्या बोला गया अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखे गए। जब अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाएगा तो जेड का पोजीशन ये रहेगा और ए का पोजीशन आपका ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब बाएं छोर से देखिएगा किस छोर से, तो बाएं छोर से जेड का पोजीशन क्या होगा 1 होगा,
और ए का पोजीशन क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। ए का पोजीशन क्या होगा 26, लेकिन दाहिने छोर से ध्यान रखिएगा, किस छोर से, दाहिने छोर से जब हम गिनती करेंगे तो ए का पोजीशन 1 रहेगा, ए का पोजीशन क्या होगा 1, और जेड का पोजीशन क्या हो जाएगा तो 26 हो जाएगा। जेड का पोजीशन क्या होगा 26 दाहिने छोर से। लेकिन सवाल में क्या बोला गया कि बाएं छोर से 17वें अक्षर। अब देखिए बाएं छोर से बोला गया 17वें अक्षर, तो बाएं छोर से जब हम 17वें अक्षर पर जाएंगे तो देखिए सबसे पहले पोजीशन लिख लीजिए 17। आगे बोला गया बाएं छोर से 17वें अक्षर के दाहिने। अब 17वें अक्षर जब बाएं छोर से आप चलिएगा, जो भी 17वें पोजीशन पर हो, 17वें पोजीशन पर आपका कौन सा लेटर होगा तो 17वें पोजीशन पर आपका हो जाएगा जे। कौन सा होगा जे। अब देखिए 17वें पोजीशन पर आपका हो जाएगा, सॉरी 17वें पर आपका जे नहीं होगा, हाँ जे ही होगा। 17वें पे कौन हो जाएगा जे। ये विपरीत से पूछा जा रहा आपका। अब यहाँ पर आने के बाद देखिए दाएं बाएं आप कीजिएगा तो लेफ्ट आपका ये होगा और राइट आपका ये हो जाएगा। अब सवाल में बोल रहा है कि 17वें अक्षर के दाहिने। अब यहाँ से जब हम दाएं चलेंगे तो देखिए आगे की ओर जा रहे हैं, आगे जाएंगे तो हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे। क्या करेंगे प्लस के दाएं कौन सा अक्षर है 5वें अक्षर, 5वां अक्षर। अब बोला गया के बाएं 11वां अक्षर। अब यहाँ 5वें यानी कि 22वें पोजीशन पर जब आप जाइएगा तो कौन सा अक्षर होगा तो ई अक्षर हो जाएगा। कौन सा होगा ई। अब यह इसका पोजीशन क्या होगा बाएं से 22वां। तो यहाँ आप जब आए तो यहाँ पर आने के बाद आपको बोला गया के बाएं। अब बाएं देखिए वापस आ रहे हैं हम, तो वापस जब आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे माइनस कर देंगे, और माइनस कितना बोल रहा है तो 11। अब देखिए 17 5 22 माइनस 11 कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 11। तो बाएं छोर से 11वां अक्षर आपका कौन होगा तो बाएं छोर से 11वां अक्षर आपका हो जाएगा पी। कौन सा अक्षर होगा पी। चूंकि बाएं छोर से जो योग होता है आपका, जैसे इसका 11 पी होगा तो दाहिने छोर से इसका पोजीशन कौन सा हो जाएगा 16वां हो जाएगा। तो इसका पोजीशन आपका क्या हो जाएगा पी। कैसे देखिए तो जेड का पोजीशन क्या है 26, जेड का पोजीशन क्या है 26, वाई का क्या है 25, एक्स का क्या है तो हो जाएगा आपका 24। और इसको बाएं से यदि लीजिएगा बाएं छोर से तो जेड का 1, वाई का 2 और एक्स का कितना हो जाएगा 3। एक्स के बाद देखिए डब्लू का पोजीशन कितना है तो 23, इधर से क्या हो जाएगा 4। अब यही पोजीशन देखिए दोनों छोर से आप जब योग इनका कीजिएगा तो कितना हो जाता है 27, 26 1 27, 25 2 27, 3 और 24 27, 4 और 23 27। तो बाएं छोर से देखिएगा पी का पोजीशन जब बाएं छोर से हम देखेंगे तो कौन सा होगा 10वां हो जाएगा। लेकिन दाहिने छोर से जब हम पी का पोजीशन देखेंगे तो कौन सा होगा पी का पोजीशन आपका हो जाएगा 11वां, सॉरी 10वां नहीं होगा आपका, कौन सा होगा 11वां पोजीशन। पी का पोजीशन आपका हो जाएगा 11 और दाहिने छोर से क्या होगा 16। अब आपसे पूछा गया कि बताइए 11वां अक्षर कौन है, तो यहाँ देखिए 11 तो बाएं छोर से 11वां अक्षर आपका कौन है पी है। आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पी चला जाएगा आंसर। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। चलिए फिर 58 नंबर क्वेश्चन आपका वही क्या हुआ है रिपीट हो गया बाबू। देखो यहाँ पर अभी जो इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग का जो क्वेश्चन हमने आपको बतलाया था वह आपका क्वेश्चन नंबर 58 में फिर से आ गया है। क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए वही क्वेश्चन है आपका, और इस क्वेश्चन में देखिए वो सुधार किया गया है लेकिन क्वेश्चन दोबारा आ गया। जैसे यहाँ क्या है GE और यहाँ पर क्या किया गया TB, उसमें क्या था तो R दे दिया गया था, यहाँ पर क्या है सही दिया गया है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। यहाँ पर लेटर आपका भी रहेगा। चलिए इस क्वेश्चन को तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में कर लिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने है 59 नंबर क्वेश्चन। फिर आपका मिसिंग नंबर से है, पूछ रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। अब देखिए क्या है यहाँ पर तो 16 1 4 और क्या है 9। अब यदि इसको ध्यान से देखिए तो ये एक आपका क्या है 1 का स्क्वायर, एक क्या है आपका 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। यहाँ 4 क्या है आपका तो 2 का स्क्वायर, और ये 9 आपका क्या है तो 9 आपका है 3 का स्क्वायर, और ये 16 आपका क्या हो जाएगा तो 16 हो जाएगा 4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ बीच में क्या है तो 10। तो देखिए क्या किया गया 1 2 3 और 3 6 और 6 4 10, यानी जिस भी अंक का स्क्वायर है उसी अंक को आपस में क्या किया गया है जोड़कर यहाँ बीच में लिख दिया गया। चलिए आगे चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये 5 आपका क्या है 5 का स्क्वायर है,
5 क्या है 5 का स्क्वायर, उसके बाद 16, 16 यानी कि ये है आपका 4 का स्क्वायर, 100 10 का स्क्वायर और 64 8 का स्क्वायर। अब इन सभी को यदि आप जोड़िए तो 5 3 8 8 4 12 12 10, चलिए 1 मिनट इसको देख लेते हैं, ये 3 इसका नहीं है, 5 और 4 9 9 10 19 19 और 8 27, यहाँ तक भी वही नियम चल रहा है। तो आगे हम उसी के अनुसार आंसर देंगे। 36 किसका स्क्वायर है बाबू, तो 6 का, किसका स्क्वायर है 6 का स्क्वायर, 64 आपका 8 का स्क्वायर, 44 हो जाएगा 12 का स्क्वायर, उसके बाद है आपका 256 यानी कि 16 का स्क्वायर। तो आंसर देखिए क्या दीजिएगा आप, तो देखिए यहाँ पे 36, 6 8 6 14, 14 और 12 कितना हो जाएगा 26, 26 और 16 कितने हो जाएंगे 42, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर क्या चला जाएगा 42। इस बॉक्स में कौन सा अंक आएगा, तो अंक आ जाएगा आपका 42। क्या किया गया है, जैसे यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस कितना है 16, 4 का स्क्वायर तो प्लस 4 और सभी का योग कितना हो रहा है, तो 1 2 3 3 6 6 4 10। अब देखिए दूसरे वाले में क्या किया गया है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस उसके बाद 4 का स्क्वायर प्लस 4, उसके बाद देखिए क्या है 10 का स्क्वायर यानी कि 10। अब आगे क्या है, तो 64 8 का स्क्वायर प्लस 8, क्या है योग इनका, तो 5 4 9 9 10 19 19 और 8 27, वहाँ बीच में क्या लिखा गया है 27 लिखा गया है। तो उसी प्रकार से जब हम अगला आंसर देंगे तो देखिए 6 का स्क्वायर यानी कि 6 प्लस कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8, उसके बाद क्या है 44 यानी कि 12 का स्क्वायर तो 12 यहाँ लिखिए, और उसके बाद क्या है 256 16 का स्क्वायर। इन सभी को जब आपस में आप जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 से 14 14 12 26 26 16 42, आपका आंसर चला जाएगा 42 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो क्वेश्चन नंबर 60 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 आपका फिर साइलोगिज्म चैप्टर से है। कथन में बोला गया कि सभी लाल पीला है, क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया कि सभी लाल पीला है। तो देखिए ये क्या है बाबू, तो लाल बोला गया, सभी लाल पूरा का पूरा लाल क्या है पीला है। अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, तो आगे बोल रहा है कि सभी पीला हरा है, सभी पीला को फिर क्या करेंगे हम हरा में कर देंगे। आगे क्या बोला गया कि सभी हरा काला है, फिर सभी हरा को हम क्या करेंगे काला में कर देंगे। तो बाबू पिछले क्लास में भी हमने बतलाया था कि जब कथन आपका किस में रहे सभी में रहे तो आप हमेशा फिगर इस रूप में बनाएंगे, और ध्यान रखिएगा कि अंदर से बाहर, कैसे अंदर से बाहर जो आपका कंक्लूजन निकलेगा वह आपका ऑल तथा सम दोनों में निकलेगा, ऑल तथा सम दोनों में निकलेगा। लेकिन जब यही आपका बाहर से अंदर रहे, बाहर से अंदर रहे तो किस में निकलेगा, सिर्फ सम में निकलेगा, ऑल में कभी नहीं निकाला जाएगा, ऑल में कभी भी नहीं निकाला जाएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो अंदर से बाहर कैसे, जैसे बोलेगा सभी लाल पीला है सही होगा, कुछ लाल पीला है सही होगा, सभी लाल हरा है सही हो जाएगा, कुछ लाल हरा है सही हो जाएगा, सभी लाल काला है, ये भी क्या होगा अंदर से बाहर बोल रहा। लेकिन जब बाहर से अंदर हम बोलेंगे तो कुछ काला हरा है, कुछ काला पीला है, कुछ काला लाल है, यहाँ जब हम सभी बोलेंगे तो वह कंक्लूजन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष के तरफ हम चलते हैं, तो निष्कर्ष नंबर 1 में बोल रहा है कि कुछ, यहाँ देखिए कुल लिखा गया है जो कि यहाँ पर कुछ होगा, गलती से टाइप हो गया कुछ होगा, यहाँ इसमें भी वही गलती हो गया है, तो होगा कुछ काला क्या है लाल है। तो कुछ काला लाल, देखिए लाल कहाँ है यहाँ, और ये काला कहाँ है यहाँ, और लाल कहाँ है अंदर। तो बाहर से अंदर, बाहर से अंदर सम का बोलना क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखिए बोल रहा है कुछ हरा लाल है, हरा कहाँ है आपका यहाँ, लाल अंदर, यानी कि ये भी क्या है बाहर से अंदर बोल रहा है, और बाहर से अंदर सम का बोलना क्या होता है सही होता है, ऑल का बोलना गलत हो जाएगा। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका क्या है सही है। आंसर जाएगा 1 तथा 2 दोनों सही है। तो निष्कर्ष ऑप्शन नंबर बी में देखिए, निष्कर्ष 1 तथा 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है दिया गया है 15। चलिए देखिए क्या है 15 के बाद है आपका 220, उसके बाद है आपका 25, और अगला भाग आपसे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा,
तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। अब 15 का स्क्वायर माइनस 5 कितना हो जाएगा, तो 220। अब देखिए यहाँ क्या है 25, 25 का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या करेंगे माइनस 25, 25 का स्क्वायर माइनस 25। यहाँ देखिए सॉरी 1 मिनट देख लेते हैं। आपका माइनस 5 है, 15 का स्क्वायर माइनस 5 है, 15 का स्क्वायर 225 और माइनस 5 कितना है 220। तो यहाँ 25 का स्क्वायर माइनस कितना चलेगा, तो 5 ही चलेगा, 25 नहीं चलेगा, कितना होगा 5। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है बाबू, तो 25 का स्क्वायर 625 कितना होगा, 25 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 625 माइनस कितना हो जाएगा, तो 5, तो कितना होगा आपका 620। तो जिस भी ऑप्शन में 620 रहेगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 620। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हो गया। चलिए अगला सवाल देखिएगा। चलो बाबू देखो क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। तो आपके सामने रिपब्लिकन शब्द आपको दिया गया और पूछा जा रहा है कि बताइए वैसा कौन सा शब्द है जो ऊपर वाले अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सके। तो चेक कीजिए CLIP, तो देखिए CLIP ये सभी लेटर ऊपर में मौजूद है, तो ये तो बनाया जा सकता है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। बोल रहा है कि कौन सा ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता, तो CLIP देखिए CLIP ये तो ऊपर वाले ही शब्दों से बनाया गया है, तो इसलिए ये आंसर आपका नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, पहले ऑप्शन सी देख लेते हैं क्या है BANE, तो देखिए BANE ये भी ऊपर वाले शब्दों से अक्षर का प्रयोग करके बनाया गया, तो ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद देखिए PURE, देखिए PU उसके बाद RE ये भी ऊपर से लिया गया, तो ये भी आपका क्या होगा गलत हो जाएगा, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन बी में देखिए क्या है AKLE, तो ALE ये 3 लेटर तो है, लेकिन के क्या है बाहरी लेटर है, क्या के लेटर जो है आपका इस वर्ड में नहीं है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं अगला क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगले सवाल की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए मिरर इमेज से आपके सामने सवाल दिया गया, बोला गया कि यदि एक दर्पण को MN रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृति में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी। तो बाबू जब दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए, मिरर इमेज से सवाल रहे, तो आपको क्या करना है कि जैसे मानकर देखिए समझिए कि यहाँ पर एक मिरर रखा गया है, एक मिरर यहाँ पे रखा गया है और आपको बोला गया जैसे यहाँ पे एक शब्द आपको दिया गया PROSE, आपको बोला गया कि इसके सामने मिरर है, बताइए मिरर में इसका इमेज क्या बनेगा। तो बाबू एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो लेटर मिरर के जितने पास होगा वह क्या होगा उतने ही पास होगा, और जो जितना दूर होगा वह उतने ही दूर होगा। लेटर में क्या होता है कि दाएं से बाएं और बाएं से दाएं होता है दर्पण प्रतिबिंब में, ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना। और जल प्रतिबिंब में क्या होता है, वाटर इमेज में ऊपर का क्या होता है नीचे और नीचे का क्या हो जाता है ऊपर। अब देखिए यहाँ क्या है आपसे पूछा गया है मिरर इमेज में, तो जो जितना नज़दीक दर्पण का हुआ क्या होगा उतना ही नज़दीक। जैसे देखिए ई का खुला हुआ भाग क्या है दर्पण के नज़दीक है, तो इधर भी ई जब आएगा तो क्या होगा खुला हुआ भाग इस रूप में आएगा। अब देखिए एस का खुला भाग किधर है, तो दर्पण के तरफ है, तो एस का खुला भाग क्या होगा दर्पण के तरफ हो जाएगा। अब देखिए ओ, तो ओ आपका उसी रूप में रहेगा। उसके बाद है आर, आर का देखिए ये खुला भाग किधर है दर्पण के तरफ, तो इसमें भी आएगा तो दर्पण के तरफ आ जाएगा इस रूप में। अब देखिए पी, पी का ये भाग किधर है दर्पण के तरफ, तो इसमें भी आएगा तो इस रूप में आएगा। तो आपका जो दर्पण में इमेज बनकर तैयार होगा वह कुछ इस रूप में होगा, तो फिगर में भी आपका वही चलेगा। अब जैसे देखिए पूछा गया कि इस फिगर का आपका मिरर इमेज क्या होगा, तो इसको जब आप मिरर में देखेंगे तो सबसे पहले देखिए एक बॉक्स बनाएंगे इसी रूप का। अब जो दर्पण के जितने नज़दीक वह उतने ही नज़दीक होंगे। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर जो आपका है कलर किया गया और हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में दिया गया, तो इसमें भी जाएगा तो क्या होगा आपका कुछ इस रूप में बनेगा। तो देखिए यहाँ पर चलिए देखिएगा इस बॉक्स के अंदर इस रूप में एक स्क्वायर बनेगा आपका।
चलिए इस रूप में बनेगा, देख लेते हैं कलर। चलिए इस रूप में बन जाएगा। अब देखिए क्या है, इधर आपका कलर है, यानी कि ये दर्पण से क्या है, दूर है, उधर भी जाएगा तो क्या होगा, दर्पण से दूर, यानी कि इस रूप में बनेगा। अब इसको कलर क्या करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपको बीच में दे देना है, इस रूप में देखिए दिया हुआ है। और देखिए क्या है, एक एरो है आपका जो कि दर्पण के बिल्कुल पास है, तो इधर भी क्या होगा, दर्पण के बिल्कुल पास हो जाएगा और इस रूप में एरो लेगा, इस रूप में। अब देखिए जिस भी ऑप्शन में आपका ये फिगर होगा वही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में एरो तो इसी प्रकार है, लेकिन ये लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन इसमें दिया गया, और इस फिगर में क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो उसमें भी जाएगा तो हॉरिजॉन्टल लाइन ही रहेगा, इसमें क्या है, वर्टिकल। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए वर्टिकल लाइन दिया गया है, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बस आपको इतना याद रखना है कि जो लेटर या जो भी फिगर मिरर के जितना पास होगा वह मिरर के उतने ही पास होंगे, और जो जितना दूर होगा वह उतने ही दूर होगा। सिर्फ दाएं से बाएं और बाएं से दाएं आपको कर देना है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में, क्वेश्चन नंबर 74 में बोला गया कि किसी घड़ी में 4:40 हुए हैं, घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो पिछले क्लास में भी हमने आपको एक फार्मूला दिया था क्लॉक का क्वेश्चन बनाने के लिए, वह फार्मूला आपका क्या था, आपको याद होना चाहिए। तो देखिए फार्मूला था आपका 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस क्या हो जाएगा, a प्लस माइनस a, जहाँ m आपका क्या होगा, तो m आपका होगा मिनट, m क्या हो जाएगा बाबू, तो मिनट, h क्या होगा, तो आवर, और a आपका क्या हो जाएगा, तो एंगल हो जाएगा। और सवाल में आपसे क्या पूछा गया है, तो एंगल पूछा गया है, तो वही फार्मूला आप लगाइए। कितना बोला गया है टाइम, तो 4:40। तो 11/2m, m कितना है, तो 40, कितना है बाबू, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 30 गुने कितना है, 4 घंटे ना, 4 तो 4 हो जाएगा, प्लस माइनस कितना, a ही तो आपको निकालना है। तो देखिए 2 11 दूनी 22, चलिए तो कितना हो जाएगा, 220 बराबर 3 चौके 12, 120 प्लस माइनस a। तो देखिए a बराबर कितना हो जाएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, तो 220 कितना है, 220, 120 को इधर लाइए, माइनस 120 प्लस माइनस a। तो a बराबर कितना हो जाएगा आपका 100, कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 100 डिग्री का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो 100 डिग्री का कोण आपका बनेगा। तो घड़ी से इसे समझाने के लिए मैं जब क्लॉक चैप्टर आपका लेकर आऊँगा तो उसमें मैं और बेहतर तरीके से आपको समझाऊंगा। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपका 75 में क्या बोला गया, बोला गया कि रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा उसका पिता, किसका पिता, तो रेखा का पिता। तो चलिए क्वेश्चन में पिछले क्लास में भी हमने बताया था कि पुरुष को आप हमेशा किससे सूचित करेंगे, तो प्लस से, और महिला को किससे करेंगे, तो माइनस से। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। बोला गया कि रेखा की ओर संकेत करते हुए राकेश ने कहा उसका पिता, किसका पिता, तो रेखा का, उसका पिता, पिता यानी कि एक पीढ़ी क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। रेखा का उसका पिता क्या है, मेरी माता का एकमात्र पुत्र है, यानी कि रेखा का पिता किसका, तो राकेश की माता का एकमात्र पुत्र, यानी कि वह राकेश क्या होगा, स्वयं हो जाएगा। तो यहाँ पर राकेश की माता का, तो ये हो गया आपका राकेश। तो राकेश की वो कौन हो जाएगा, तो देखिए पुत्री। आपका आंसर क्या है कि रेखा का राकेश से क्या संबंध है, यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कौन होगा, यही आपको आंसर में देना है। पहला व्यक्ति कौन है, तो रेखा। ये नहीं कि राकेश रेखा का कौन है, राकेश क्या है, रेखा का पिता है। तो आपको पिता आंसर में नहीं देना है, क्या देना है, पुत्री। चूंकि पूछ रहा है कि रेखा का राकेश से क्या संबंध है, तो रेखा राकेश का कौन है, तो रेखा राकेश का कौन है। तो देखिए फिगर स्पष्ट रूप से हम बनाते हैं फिर से। चलिए बोला गया कि उसका पिता, यानी कि रेखा का जो पिता है, रेखा का जो पिता है वह राकेश की माता का एकमात्र पुत्र है। क्या है, एकमात्र संतान। तो वह राकेश स्वयं ही हो जाएगा ना, उसकी माता का, यानी कि माता का एकमात्र पुत्र, तो वह राकेश स्वयं। तो अब देखिए रेखा यहाँ है, तो रेखा का राकेश से क्या संबंध है, तो रेखा राकेश की पुत्री है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी।
चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या पूछा गया है, देखिए आपका साइलोगिज्म चैप्टर से फिर एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में बोला गया कि कुछ आदमी पागल है। क्या बोला गया? कुछ आदमी, चलिए देखिएगा, बोला गया कुछ आदमी पागल है। चलिए आगे देखिए, कुछ आदमी पागल है। आगे देखिए क्या बोला गया, कुछ जानवर आदमी है। तो कुछ जानवर आदमी है, कुछ जानवर क्या हो जाएगा, आदमी में चला जाएगा। अब बोला गया कुछ जानवर शेर है, तो कुछ जानवर क्या है बाबू, शेर है। चलिए आगे देखिए क्या बोला जा रहा है। तो आगे आपसे बोला गया निष्कर्ष नंबर 1 में क्या बोला गया कि जब, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब कथन आपका कुछ में रहे, किस में रहे, कुछ में, तो वहां पर सभी में जो कंक्लूजन होता है, किसमें होता है, सभी में, वह क्या होता है, गलत हो जाता है। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो निष्कर्ष नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कुछ शेर पागल है। तो देखिए शेर कहाँ है, यहाँ, और पागल आपका यहाँ। शेर और पागल में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। ना तो इन दोनों के बीच में ऑल में कंक्लूजन निकलेगा, ना ही सम में निकलेगा, और ना ही नो में निकलेगा, और ना ही सम नोट में निकलेगा। यानी कि इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा, ना तो निगेटिव और ना ही पॉजिटिव। जो भी कंक्लूजन बोलेगा वह गलत बोलेगा। पागल और शेर के बीच ना तो ऑल में, ना ही सम में, ना ही नो में, और ना ही सम नोट में किसी प्रकार का कोई कंक्लूजन नहीं निकाला जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब देखिए निष्कर्ष नंबर 1 आपका क्या हो गया, गलत हो गया। निष्कर्ष नंबर 2 बोल रहा है कि सभी जानवर पागल है। मैंने अभी क्या बताया, जब कथन आपका कुछ में रहे तो सभी का निष्कर्ष हमेशा क्या होगा, गलत होगा। तो निष्कर्ष नंबर 2 भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपका आंसर जाएगा दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 83 में बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों को, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपका, तो इसका आंसर हमने बतलाया था आपको पी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, वही सेम क्वेश्चन है आपका। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 84 में देखिए क्या है, सुबह होगा, यहाँ हो के बदले लॉ लिखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखिए बोला गया कि सुबह 7 बजे सड़क पर चलते समय हमने अपनी परछाई अपने बाईं ओर देखा, तो बताइए मेरा चेहरा किस दिशा की ओर है। तो बाबू चलो ध्यान दो, जब भी परछाई से संबंधित कोई भी सवाल आए, आपको क्या करना है कि व्यक्ति को हमेशा ऊपर यानी कि उत्तर दिशा की ओर चलाना है। अब देखिए बोला गया कि सुबह के 7 बजे सड़क पर चलते समय व्यक्ति को हमेशा क्या करना है, ऊपर चलाना है। तो सुबह के 7 बजे लेफ्ट ये हो जाएगा, और राइट आपका इस साइड में हो जाएगा। हमने अपनी परछाई अपने बाईं ओर देखा, तो इस व्यक्ति का बाईं ओर तो ये है ना, इसने देखा कि इसकी परछाई यहाँ पे बनती है। और मैंने आपको बतलाया कि परछाई जब भी बनता है, कब कहाँ बनता है, तो प्रकाश के बिल्कुल विपरीत में। तो यदि यहाँ पर परछाई है तो परछाई के बिल्कुल विपरीत में क्या होगा, प्रकाश होगा। क्या होगा, प्रकाश, यानी कि सूर्य की रोशनी। और बताइए सुबह 7 बजे सूर्य किस दिशा में होता है, तो ईस्ट में, और ये दिशा आपका कौन सा हो जाएगा, ईस्ट। और ईस्ट से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलने पर दिशा होता है साउथ, और साउथ के विपरीत का दिशा हो जाता है आपका नॉर्थ, और ईस्ट के विपरीत का दिशा हो जाता है आपका वेस्ट। सवाल पूछा गया तो बताइए मेरा चेहरा किस दिशा की ओर है। बताइए इस व्यक्ति का चेहरा किस दिशा की ओर है, तो नॉर्थ की ओर, यानी कि उत्तर दिशा की ओर। आपका आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको दिया गया कि गणतंत्र दिवस 2000, चलिए ये तो रीजनिंग का सवाल नहीं है, रीजनिंग के सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपका क्या हुआ है, रिपीट हो चुका है। मच्छर मलेरिया, आंसर जाएगा तंबाकू कैंसर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में बोला गया कि 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा। तो बाबू एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, क्या पूछा गया है, 7 से 8 बजे के बीच कितने बजे दोनों सुई के बीच 45 डिग्री का कोण बनेगा।
तो आपको क्या करना है, वही फार्मूला लगाना है। कौन सा, तो 11/2m बराबर 30h प्लस माइनस a, यही फार्मूला लगाना। एंगल आपका क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। तो 11/2m, m चूँकि आपका दिया नहीं गया है, 7 से 8 बजे के बीच पूछ रहा है, तो 30 गुने कितना हो जाएगा, पहला टाइम 7 बजे, ये टाइम देना है, 8 नहीं देना है, 30 गुने 7, अब प्लस माइनस कितना हो जाएगा बाबू, तो 45 हो जाएगा। तो देखिए 11/2m बराबर कितना हो जाएगा, 7×21 210 प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 45। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो एंगल आपका दिया हुआ है नहीं, तो 11/2m बराबर 210 माइनस 45 कितना हो जाएगा बाबू, तो 165, 5 55। चलिए देखिएगा 210 माइनस कितना है, 45, तो आपका हो जाएगा 65, 165। चलिए ध्यान दीजिएगा, एक मिनट बाबू रुक जाओ। चलो यहाँ पे ध्यान दो, कितना है बाबू, तो 210 में क्या करना है आपको, 45 को घटा देना है। तो 45 210 में घटाएंगे तो कितना आपका हो जाएगा, तो 165 ही तो होगा। 210 माइनस 45, 10 में समझ गया 5, बस 5 1 100 चलिए 165। चलिए अब क्या है, आपको देना है m बराबर 165 गुने 2 बटे कितना हो जाएगा, 165, सॉरी 1 मिनट, 165 गुने 2 बटे आपका हो जाएगा 11। तो चलिए देखिएगा 165 गुने 2 कितना हो जाएगा, 330 बटे 11, तो 11 तिया 33 यानी कि 30। 7:30 पर क्या होगा, 7:30 पर दोनों सुई के बीच में 45 डिग्री का कोण बनेगा। 7:30 पर तो आपका क्या होगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या है। क्लॉक का हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 90 में देखिएगा, बोला गया कि 54 व्यक्ति की एक पंक्ति में राम दाहिने छोर से 33वें स्थान पर है तथा श्याम बाएं छोर से 29वें स्थान पर है, तो दोनों के बीच कितने व्यक्ति हैं। सवाल आपसे ये पूछा गया। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बोला गया कि एक पंक्ति में 54 व्यक्ति के, पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो 54। बोला गया कि एक पंक्ति में, पंक्ति आपका ये है, तो चलिए एक पंक्ति में बोला गया कि राम दाहिने छोर से, तो दायां छोर आपका ये हो जाएगा और बायां छोर क्या होगा, इधर होगा। तो दाहिने छोर से राम कौन से स्थान पर है, तो 33वें स्थान पर। चलिए 33वें स्थान पर कौन है यहाँ, तो राम है। तो 33वें स्थान पर राम होगा, तो राम से पहले कितने व्यक्ति होंगे, तो 32, तभी तो 32 के बाद 33वां पोजीशन किसका होगा, राम का हो जाएगा 33वां। अब देखिए आगे क्या बोला गया, तथा श्याम बाएं छोर से 29वें स्थान पर है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है बाबू, तो 54। 33 व्यक्ति यदि राम तक है दाहिने छोर से, तो राम के बाएं में कितने व्यक्ति होंगे, तो 33 और 24 कितना हो जाएगा, 57, यानी कि राम के बाएं में कितने हैं, 24 व्यक्ति। अब सवाल में बोला गया कि बाएं छोर से श्याम 29वें स्थान पर है, तो श्याम के बाएं में कितना चाहिए, 28। तो देखिए 24 1 25, अब 25 और देखिए 24 और 1 25, अब 25 3 कितना हो जाएगा, 28, और यहाँ पोजीशन किसका हो जाएगा, तो श्याम का, किसका हो जाएगा, श्याम का। अब पूछा जा रहा है तो दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, तो देखिए 24 1 25 3 28 1 29, और उधर कितना हो जाएगा आपका 25, दाएं 25, गलत हो रहा है बाबू, रुको 1 मिनट, मिटाकर फिर से बनाना दो फिगर को। चलिए व्यक्तियों की कुल संख्या कितना है, तो व्यक्तियों का आपका कुल संख्या है 54, व्यक्तियों का कुल संख्या 54। बोला गया कि राम दाहिने छोर से, तो देखिए ये छोर आपका हो जाएगा दायां और ये छोर आपका कौन सा हो जाएगा, बायां। बोला गया कि दाहिने छोर से राम का स्थान 33वां है, कौन सा स्थान है, 33वां। अब देखिए बोला गया 33वां,
तो राम के बाएं में कितना व्यक्ति होगा? 21 व्यक्ति। कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 21। तो 21 और 33 कितने हो जाएंगे? 54। और राम के दाएं में कितना होगा? तो राम के दाएं में 32 व्यक्ति होगा। चूंकि दाहिने छोर से बोल रहा है तो दाहिने छोर से 32 व्यक्ति के बाद 33वां पोजीशन किसका हो जाएगा? तो राम का हो जाएगा। अब आगे सवाल में बोला गया कि बाएं छोर से 29वें स्थान पर कौन है? श्याम। तो बाएं छोर आपका ये है 29वां पोजीशन, यानी कि 28 व्यक्ति के बाद राम श्याम के बाएं में कितने व्यक्ति चाहिए? 28। तो देखिए 21 एक 22, अब 22 और 6 कितने हो जाएंगे? 28। और यहाँ किसका पोजीशन होगा? तो श्याम का। कौन सा पोजीशन है? 29वां। अब देखिए ये हो गया पोजीशन श्याम का। पूछा गया दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो दोनों के बीच में कितने हो जाएंगे? 6। देखिए व्यक्ति का कुल संख्या कितना है? 54। तो 21 एक 22, राम लगाकर हो जाएगा 22। उसके बाद 6, 22 6 28, 28 और श्याम 29, और कितना हो जाएगा? तो 54 होगा, तो 25। तो देखिए दाएं छोर से 33वां पोजीशन, तो 25 एक 26, 26 6 आपका हो जाएगा 26 6 हो गया आपका 32, अब 32 एक 33वां पोजीशन। तो आपसे पूछा गया कि दोनों के बीच में, तो राम और श्याम के बीच में कितने व्यक्ति हैं बाबू? तो राम और श्याम के बीच में 6 व्यक्ति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। चलिएगा अगला सवाल देखिए, फिर वही 68 130, वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया आपका। अब देखिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया कि वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस सप्ताह की किस दिन मनाया गया है? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो कैलेंडर का ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करना होगा? कैलेंडर का कोड आपको जान लेना जरूरी है। तो कैलेंडर का कोड आपको याद करना है। सबसे पहले हम आपको कोड लिख देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो माह हो गया आपका जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और ये हो गया आपका दिसंबर। चलिए सभी माह का कोड हम लोग देख लेते हैं क्या क्या होता है। जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, अगस्त का 6, उसके बाद ये अप्रैल का 6, मई का 1, उसके बाद है आपका जून का हो जाएगा 4, जुलाई का 6, अगस्त का 2, सितंबर का 5, अक्टूबर का हो जाएगा आपका 0, नवंबर का 3 और दिसंबर का हो जाएगा 5। ये हो गए आपका माह का कोड। उसके बाद सदी का कोड आपको याद रखना है। तो 1600, उसके बाद है 1700, 1800 और क्या है 1900। चलिए इसका कोड आप लोग याद रखिएगा। तो 1600 का 6, 1700 का हो जाएगा आपका 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। उसके बाद आपको कोड याद रखना है दिन का। तो देखिए सोमवार, मंगलवार, उसके बाद हो जाएगा बुधवार, गुरुवार, उसके बाद होगा शुक्रवार और होगा शनिवार, और फिर आपका हो जाएगा रविवार। अब चलिए इन सभी का कोड देख लीजिए। तो 1 से लेकर लगातार सभी का कोड है। तो सोमवार का 1, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का 7 या 0। चलिए ध्यान दीजिएगा। तो माह का कोड याद करना दोस्तों ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप आसानी से बिल्कुल इसको याद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उंगली पर मैं सारा कोड आपको याद करवा दूंगा। तो देखिए क्या करना है, 3 उंगली का प्रयोग करना है आपको माह का कोड याद करने के लिए। ऊपर जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर नीचे आइए अप्रैल, मई, जून, उसके बाद फिर नीचे जुलाई, अगस्त, सितंबर और नीचे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी ऐसे याद करिएगा, सुबह में 5 बार और शाम में 5 बार। कैसे? तो जनवरी, फरवरी, मार्च 0 3 3, अप्रैल, मई, जून 6 1 4, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 2 5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0 3 5। इस प्रकार से आप याद करेंगे तो जीवन में आप कभी नहीं भूलिएगा। तो फिर से देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च 0 3 3, अप्रैल, मई, जून 6 1 4, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 2 5, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 0 3 5। अब देखिए आपका क्या है, 1 मिनट बाबू।
अब देखिए आगे क्या है आपका सदी का कोड। तो देखिए इसमें एक सीरीज चल रहा है -2, 6 - 2 4, 4 - 2 2, 2 - 2 कितना है 0। तो आपको बस ये 4 उंगली याद रखिए, 1600, 1700, 1800, 1900 क्या हो जाएगा 6 4 2 0। 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2 और 1900 का 0। फिर इसके बाद यदि आपका आ जाता है 2000, तो 2000 का भी कोड क्या हो जाएगा 6, 2100 का कोड क्या हो जाएगा तो 4, 2200 का कोड क्या हो जाएगा तो 2 और 2300 का कोड क्या हो जाएगा तो 0। इसी प्रकार से आपको याद रखना है। तो 2000 का जैसे 2000 रहे 19, तो 2019, तो 2000 के लिए हम क्या कोड यूज करेंगे तो 6। 1656 रहे तो 1600 के लिए क्या यूज करेंगे 6। अगर 1980 रहे तो 1900 के लिए क्या कोड यूज करेंगे 0। दिन का कोड आपको लगातार याद रखना है, सोम से लेकर रविवार तक क्या है लगातार 1 2 3 4 5 6 7 या 0। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। पूछा जा रहा है कि वर्ष 2019 में स्वतंत्रता दिवस सप्ताह के किस दिन मनाया गया था। आपसे सवाल ये पूछा गया कि 15 अगस्त 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। आपको क्या करना है, सबसे पहले तारीख लिखनी है। तारीख कितना है तो 15। अब देखिए माह कौन सा है आपका अगस्त। अगस्त का कोड कैसे याद करना है तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च 033, अप्रैल मई जून 614, जुलाई अगस्त सितंबर 625, यानी कि अगस्त का कोड क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो नीचे 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए 2000 का कोड हमने कैसे बतलाया था तो 1600 का 6, 1700 का 4, 1800 का 2, 1900 का 0। फिर आइए 2000 पर, 2000 का 6, 2100 का 4, 2200 का 2 और 2300 का 0, यानी कि 2000 का कोड क्या हो जाएगा तो 6, नीचे लिख देंगे 6। उसके बाद वर्ष कितने हैं 19, तो यहाँ लिख देंगे 19। अब देखेंगे इन 19 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, तो ये जानने के लिए आपको क्या करना है 19 को 4 से भाग दे दीजिए और जो आपका भागफल आएगा वही आपका क्या होगा नीचे लिखा जाएगा। तो 4 चौके 16, यानी कि कितने लीप ईयर आएंगे तो 4 लीप ईयर हो जाएंगे। तो नीचे लिख देंगे हम 4। अब क्या करेंगे, इन सभी को जोड़कर भी हम 7 से भाग दे सकते हैं या सभी को अलग अलग भी कर सकते हैं। जैसे 15 को 7 से भाग दीजिए कितना शेष 1 बचेगा, 19 को 7 से भाग दीजिए कितना शेष बचेगा तो 5। अब सभी को जोड़ते जाइए और भाग देते चले जाइए। तो 1 और 2 कितने 3, 3 और 6 कितने 9, 9 को 7 से भाग देंगे कितना शेष बचेगा 2, 2 और 5 कितने 7, खत्म हो गया 0 और यहाँ क्या बचा है 4। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा गुरुवार। 4 किसका कोड है बाबू तो 4 हमारा गुरुवार का कोड है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर चला जाएगा, ऑप्शन ए गुरुवार। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया कि यदि आप उत्तर को चलते हैं, चलिए दिशा तो आप पहले जान लिए हैं, उत्तर किधर होता है ऊपर की ओर। बोला गया कि यदि, चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में बोला गया कि यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, देखिए उत्तर की ओर हमने चला, अब बोला गया कि चलते हैं दाएं मुड़ते हैं और फिर दाएं मुड़ते हैं। देखिए यदि आप उत्तर की ओर चलते हैं, अब जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो बायां हाथ क्या होगा, बायां हाथ आपका पश्चिम दिशा में होगा तथा दाहिना हाथ किधर होगा पूरब दिशा की ओर। दाहिने साइड दायां और बाएं इधर हो जाएगा। अब चलिए फिर देखिए क्या बोला गया, उत्तर को चलते हैं दाएं मुड़ते हैं, अब दाएं मुड़ा, फिर आगे क्या बोला गया है, अब देखिए लेफ्ट ऊपर राइट क्या हो जाएगा नीचे। फिर बोला गया फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर दाएं मुड़ेगा तो नीचे की ओर आएगा, क्या होगा नीचे की ओर आएगा। अब देखिए लेफ्ट इधर और राइट क्या हो जाएगा इस दिशा में हो जाएगा। अब देखिए आगे क्या बोल, उसके बाद बाएं चलते हैं, अब बाएं मुड़ा तो इस दिशा में जाएगा। अब आपसे पूछा गया तो यह बताइए अब किस दिशा में चेहरा है, तो बताइए कौन सा दिशा है ये दिशा आपका पूरब दिशा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं कौन सा है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 में देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि भिन्न अक्षर शब्द चुने, तो भिन्न अक्षर चुनिए। देखिए क्या है, सभी अक्षरों का आप पोजीशन लिख देंगे, आंसर आपका क्या होगा तैयार हो जाएगा। तो देखिए जे का पोजीशन क्या है, तो जे का पोजीशन है आपका 10, जे का पोजीशन क्या है 10। उसके बाद है आई का पोजीशन आपका हो जाएगा 9, एच का पोजीशन 8। चलिए फ्रेश पेज पे हम लोग लिखते हैं। चलिए ए में क्या दिया गया है, तो ए में है आपका जे आई, उसके बाद है आपका एच,
JIHGF। देखिए पोजीशन, J का पोजीशन 10, I का पोजीशन 9, H का पोजीशन 8, G का पोजीशन 7 और F का पोजीशन 6। यानी कि क्या हो रहा है, -1 घटता जा रहा है सभी में। 10 में से 1, 9, 8, 7, 6। अब देखिए आगे B में क्या है, तो B में है आपका K L M N O। यहाँ पर क्या चल रहा है, तो 11, 12, 13, 14 और 15, यानी कि सभी में क्या हो रहा है, तो +1 होता जा रहा है। आगे C में देखिए तो क्या है, तो C में है आपका T का पोजीशन कितना, तो 20, T का पोजीशन 20। उसके बाद देखिए S का पोजीशन 19, उसके बाद है R का पोजीशन 18, Q और क्या है Q का पोजीशन 17 और P का पोजीशन 16। देखिए क्या हो रहा है, तो -1 चल रहा है। अब देखिए अगला क्या है आपका, तो आगे है आपका E D C B A। तो E का पोजीशन 5, D का 4, C का 3, B का 2 और A का 1। तो अब क्या चल रहा है, तो -1 चल रहा है। क्या चल रहा है, -1। तो देखिए आपका A C और D में क्या चल रहा है, -1 चल रहा है, जबकि B नंबर में क्या चल रहा है, तो +1 चल रहा है। तो इन तीनों से कौन सा अलग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर चला जाएगा, KLMNO। चलिए अब रीजनिंग का देखते हैं अगला सवाल मेरा कौन सा है। तो रीजनिंग के बाबू सारे सवाल जो हैं आपके ख़त्म हो चुके हैं। बहुत जल्द ही हम आपके लिए रीजनिंग का साइलोगिज्म चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि आपका बहुत ही डीपली पढ़ाया जाएगा और साइलोगिज्म का कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे हल नहीं हो। ऐसे तरीके से हम आपको बतलाएंगे कि साइलोगिज्म का हर क्वेश्चन आप सही मारिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, विशेष अगले क्लास में। धन्यवाद।